स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस सर। ये तो हम बात कर रहे थे इंटरनेट के ऊपर। मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था, ये जो टॉपिक है इंटरनेट, ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड टॉपिक नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड टॉपिक का मतलब ये है कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि कोई पहले से सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने इंटरनेट पढ़ना है। पिछली बार से मोस्टली जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो जो आपके कीवर्ड्स बार बार आपके क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे ये जो इंटरनेट है ये टॉपिक यहाँ पे कवर किया गया है। तो इसके अंदर जो भी वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जो भी कंसेप्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, सबके ऊपर पहले से क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे मैंने आपको इंटरनेट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पिछली क्लास में एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट हमने देखा था, इसमें मैंने आपको बताया था जो आर्कनेट है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल आप में से वो एक्सप्लेन करेगा, प्रोटोकॉल हम किसे कहते हैं? Set of rules that we follow. A set of rules that are needed to be followed in order to communicate within a network. एक नेटवर्क में जब हम कम्युनिकेट करते हैं, एक नेटवर्क में जब हमें जो हमारा डेटा है उसको एक्सचेंज करना होता है, तो कुछ रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं एक नेटवर्क के अंदर। उन रूल्स को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। प्रोटोकॉल से भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो प्रोटोकॉल एक डिजिटल लैंग्वेज है, ये एक नियमों का समूह है, यानी कि सेट ऑफ रूल्स है। इन नियमों को अपनाने से दो डिवाइस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कि जब हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे तभी हम एक नेटवर्क में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब हमें टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल पढ़नी है। तो वैसे तो सैकड़ों प्रकार की प्रोटोकॉल होती है, लेकिन उसमें से 4-5 मेन प्रोटोकॉल होती है, और यही 4-5 के ऊपर आपका क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टीसीपी, और उसी के साथ में एक और प्रोटोकॉल जुड़ी होती है आईपी। जो टीसीपी है उसे ही हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं। अब ये जो टीसीपी और आईपी है, दो कंप्यूटर के बीच में अगर कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है, चाहे आप दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर रहे हो, या फिर दो कंप्यूटर के बीच में कोई फाइल्स वगैरह शेयर कर रहे हो, तो वहां पे आपकी टीसीपी और आईपी जो प्रोटोकॉल है वो यूज होती है। टीसीपी और आईपी कैसे काम करता है? ये दोनों साथ में काम करते हैं। एक बार इनकी वर्किंग को हम इजी वे में समझ लेते हैं। सबसे पहले टीसीपी को हम समझते हैं। तो टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और ये जो प्रोटोकॉल है, इंटरनेट पे कोई भी डेटा ट्रांसफर अगर होता है, कोई भी डेटा में आपका टेक्स्ट मैसेज भी आ जाता है, आपकी फाइल भी आ जाती है, सब कुछ जो हम इंटरनेट पे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हमारा ये कहता है कि आपको किसी भी डेटा को अगर एक जगह से दूसरी जगह अगर भेजना है, तो उसको आपको छोटे छोटे पैकेट्स में विभाजित करना होगा। यानी कि अगर हम कोई पिक्चर भेज रहे हैं, अगर हम कोई मैसेज भेज रहे हैं, तो सबसे पहले उस मैसेज को आपने छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करना होगा, तभी आप उसको सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेज सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था ये जो सारी की सारी प्रोटोकॉल हैं, ये एक तरह के नियम हैं। तो टीसीपी वाला नियम हमें क्या बताता है कि इंटरनेट पे अगर हम कुछ भी भेज रहे हैं, या फिर इंटरनेट पे हम कुछ भी भेजते हैं, तो जो भी हम भेज रहे हैं वो छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड होगा सबसे पहले, उसके बाद सोर्स से डेस्टिनेशन पर वो पहुंचेगा। तो अगर हम कुछ भी इंटरनेट पे भेज रहे हैं, तो उसकी सबसे बेसिक प्रोटोकॉल कौन सी है, सबसे बेसिक नियम वहां पे कौन से लगते हैं? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के। तो ये जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, किसी फाइल या फिर संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में सहायक होता है। कैसे भेजा जाता है इसके थ्रू डेटा, समझ आया आपको?
Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आप में से कोई रिपीट कीजिए जो मैंने कहा। सर मतलब आप कहना चाहते हैं कि इसमें जो है हम कोई भी अपना डाटा जो ट्रांसफर करते हैं ना, वो पैकेट्स में अब उसको विभाजित करेंगे, फिर वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। ये प्रोटोकॉल हमें ये कहता है। हाँ, ये आपकी टीसीपी प्रोटोकॉल है। जो भी आप भेज रहे हो, इवन आप व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेज रहे हो, तो आपका मोबाइल पहले उसे पैकेट्स में डिवाइड करेगा, उसके बाद वो पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन पर आपके पहुंचेंगे। तो ये तो था आपका ट्रांसफर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। उसके बाद है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। उसके बाद है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल ये कहता है कि जो भी आपका यूजर इंटरनेट को यूज कर रहा है, उसके पास एक यूनिक एड्रेस होना चाहिए। वो जो भी आपका लैपटॉप यूज कर रहा है या फिर कोई मोबाइल यूज कर रहा है, तो उस लैपटॉप या फिर उस मोबाइल का एक यूनिक एड्रेस होना चाहिए, तभी जो पैकेट बना है वो सही रास्ते से भेजा जा सके। तो ये प्रोटोकॉल प्राप्तकर्ता के कंप्यूटर के एड्रेस को संभालने के लिए उत्तरदायी होता है, ताकि प्रत्येक पैकेट सही रास्ते से भेजा जा सके। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो जिन भी चीजों से हम इंटरनेट से जुड़ रहे हैं, जिस भी डिवाइस के थ्रू आप इंटरनेट से जुड़ रहे हो, उसका एक यूनिक एड्रेस होना चाहिए, तभी तो आपके पास कोई मैसेज आ पाएगा। अगर आपके घर का कोई एड्रेस है ही नहीं, कोई आपको कैसे कुछ भी सेंड कर सकता है, पार्सल वगैरह। तो सिमिलरली आपके फोन पे कोई मैसेज तभी आएगा जब उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा। उस एड्रेस को हम कहते हैं आईपी एड्रेस। तो ये जो आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस इंटरनेट पर उपयोगकर्ता की पहचान होती है। अब बहुत सारे लोग आईपी एड्रेस और यूआरएल में कंफ्यूज हो जाते हैं, इनसे बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो ये जो आईपी एड्रेस है, ये किसकी पहचान है? जो भी आपका कंप्यूटर है उसका एक यूनिक आईपी एड्रेस है, और ये उस कंप्यूटर को यूज करने वाले की पहचान है। तो आईपी एड्रेस किसी का एक जैसा नहीं हो सकता है। तो आईपी एड्रेस दो तरीके का होता है। एक होता है स्टैटिक आईपी एड्रेस। स्टैटिक आईपी एड्रेस हम किसे कहेंगे? स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। तो जो भी मोस्टली हम कंप्यूटर वगैरह यूज करते हैं, हमारा जो आईपी एड्रेस होता है सेम रहता है। ऐसे तरह के जो आईपी एड्रेस हैं उन्हें स्टैटिक आईपी एड्रेस कहते हैं, कि यानी कि हमारा जो एड्रेस है वो हमेशा सेम रहेगा कंप्यूटर का। लेकिन बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि आईपी एड्रेस को बार बार चेंज करते रहते हैं। अब बहुत सारे लोग अच्छे काम के लिए इसको चेंज करते हैं, बहुत सारे लोग गलत काम के लिए इसे चेंज करते हैं। जैसे जो सीबीआई वाले हैं, या फिर कोई और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर कोई ब्लैक हेड हैकर है जिसको कि दूसरे के कंप्यूटर से कुछ चोरी करना है, तो वो क्या करते हैं, अपने आईपी एड्रेस को बार बार चेंज करते रहते हैं। तो जिन लोगों का इंटरनेट से जुड़ने पर हर बार नया आईपी एड्रेस अगर कहीं पे आ रहा है, तो उसे हम डायनामिक आईपी एड्रेस कहेंगे। स्टैटिक आईपी एड्रेस यानी कि एक ही आईपी एड्रेस रहेगा कंप्यूटर का जितनी बार भी आप इंटरनेट से जुड़ रहे हो। और डायनामिक आईपी एड्रेस मतलब हर बार जो आईपी एड्रेस है वो चेंज हो जाता है। अब आपने देखा होगा कई बार जो ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह होता है उसमें पकड़े जाते हैं, क्रिमिनल वगैरह पकड़े जाते हैं, तो वो इसी आईपी एड्रेस से पकड़े जाते हैं। आईपी एड्रेस में पूरा एड्रेस होता है कि कंप्यूटर से जो इंटरनेट कनेक्ट किया गया था, कंप्यूटर किस एरिया में है, कंप्यूटर का पूरा डेटा आईपी एड्रेस में होता है। तो आईपी एड्रेस यानी कि आपके कंप्यूटर का एड्रेस, जिससे कि आपकी पहचान हो सकती है इंटरनेट के ऊपर। अब आईपी एड्रेस के संस्करण के ऊपर क्वेश्चन आया था, मतलब डीप क्वेश्चन नहीं आया था, जस्ट 4 वैल्यूज दी गई थी, उसमें से आपको ये बताना था कि कौन सा आईपी एड्रेस हो सकता है। तो जो आपका आईपी एड्रेस है उसको 2 तरीके से हम लिख सकते हैं। एक तरीका है IPv4 और एक तरीका है IPv6। तो मोस्टली जो तरीका यूज होता है किसी कंप्यूटर को आईपी एड्रेस देने का, वो यूज होता है IPv4। इसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 भी कहते हैं। ये जो IPv4 वर्जन के अंदर जो भी आपको आईपी एड्रेस दिया जाएगा, आपके कंप्यूटर को जो भी आईपी एड्रेस दिया जाएगा,
वो चार मतलब कि 4 सेट ऑफ नंबर होता है। यानी कि एक आपका नंबर होगा, उसके बीच में डॉट लगा होगा, फिर एक और नंबर होगा, फिर डॉट लगा होगा, एक और नंबर होगा, फिर डॉट लगा होगा, फिर चौथा नंबर होगा। इस अ, इस फॉर्म में आपका IPv4 वाला आईपी एड्रेस होगा। और ये जो नंबर हैं, ये 10 से लेकर के 255 तक कुछ भी हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पे 74 हो सकता है, 125 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है 0 से 255 तक। पहचान कैसे करनी है आपको? 3 डॉट होंगे और 4 नंबर होंगे, उन 4 नंबर्स के बीच में 3 डॉट लगे हुए रहेंगे। जैसे ये एक एग्जांपल है, 173.225.0.14। एक बार ये क्वेश्चन आया था और 4 ऑप्शन दिए गए थे, और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना था कि कौन सा आईपी एड्रेस सही आईपी एड्रेस लिखा हुआ है। दूसरा जो आईपी एड्रेस का संस्करण है वो है IPv6। अब बहुत सारी मशीन्स में ये IPv6 भी यूज होने लग गया, लेकिन क्वेश्चन अभी तक हमारा IPv6 से नहीं आया। IPv6 में 4 हेक्साडेसिमल अंकों का समूह होता है। 4 हेक्साडेसिमल नंबर्स होंगे, यानी कि 1 2 3 4, और टोटल कितने ग्रुप होंगे? इनके 8 ग्रुप होंगे। और बीच में, वहां पे बीच में डेसिमल था, यहाँ पे बीच में आपका सेमी कॉलन लगा हुआ है। तो ये IPv6 का वर्जन हो गया। हो सकता है अभी तक क्वेश्चन IPv4 पे आया, लेकिन इस बार आपका क्वेश्चन IPv6 पे आ जाए। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, IPv6 के अकॉर्डिंग जिन भी कंप्यूटर को आईपी एड्रेस दिया जाएगा, वो आईपी एड्रेस इस फॉर्म में होगा। 8 ग्रुप होगा इसमें, उनके बीच में सेमीकोलन लगा होगा, और वो जो नंबर होंगे वो हेक्साडेसिमल अंकों का समूह होगा। हेक्साडेसिमल में कितने से कितने तक नंबर आते हैं? हेक्साडेसिमल पढ़ा था हमने। 1 to 8 सर, और इसमें फिर उसके बाद अल्फाबेटिकल आते हैं 1 तक, आई थिंक। ओके, कोई और? सर 0 to 9 A to F होते हैं। 0 to 9। हाँ जी, वेरी गुड। 0 to 9 और उसके बाद A to F, ये 16 डिजिट आपके हेक्साडेसिमल नंबर में होते हैं। तो ये जो आपका IPv6 का फॉर्मेट होगा, इसमें हेक्साडेसिमल अंकों का अंक ही बस रहेंगे। अगर आपको यहाँ पे A की जगह पे Z लिखा हुआ मिल रहा है, तो वो सही रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा IPv6 का। समझ आ रहा है आपको? सर एक बार बताइए आप, हाँ जी, प्लीज रिपीट कीजिए ये सेंटेंस, अभी रिपीट अभी हाँ बोला। जी, ठीक है। तो ये जो आपका IPv6 है, इसमें टोटल 8 ग्रुप ऑफ नंबर होगा, 8 इसमें ग्रुप ऑफ नंबर होगा, और हर ग्रुप में जो संख्याएं होंगी वो हेक्साडेसिमल संख्याएं होंगी। यानी कि 0 से लेकर के 9 तक, और A2 कितना आएगा यहाँ पे? F। हाँ जी, F। तो इतने ही अंक इसमें रहेंगे, और 8 संख्याओं के समूह इसमें होंगे, और इनके बीच में ये सेमीकोलन लगे हुए रहेंगे। हाँ जी, सर ठीक मैं है। थोड़ा लेट ज्वाइन हुई थी, ये सर क्या आप करवा रहे हैं आप अभी? ओके, ये आईपी एड्रेस वाली प्रोटोकॉल चल रही है। तो आईपी एड्रेस किस तरीके से हम लिख सकते हैं? तो 2 तरीके हैं आईपी एड्रेस लिखने के। एक तरीका ये है कि आपके 4 ग्रुप ऑफ नंबर होंगे, 0 से लेकर 225 तक, उनके बीच में 3 डॉट लगे हुए रहेंगे। अब एक चीज याद रखना, जो IPv4 है उनके बीच में डॉट लगे हुए हैं, और जो IPv6 है उनके बीच में सेमी कॉलन लगे हुए हैं। अभी हम प्रोटोकॉल पढ़ रहे हैं, और ये जस्ट हमारी दूसरी प्रोटोकॉल है। तो इस तरीके से
आप इंटरनेट जो आपकी मशीन को एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है उसका एड्रेस किस तरीके से हो सकता है। तो क्वेश्चन आपका किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन आपका ये आएगा, एक तो आईपी एड्रेस क्यों यूज होता है इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा IPv4 के अकॉर्डिंग कौन सा सही ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो आपको इस फॉर्म में जो भी दिख रहा है उस ऑप्शन पे टिक करना है। IPv6 में इस फॉर्म में आपको जो भी ऑप्शन दिखेगा आपने उसे टिक करना है। सर ये नंबर क्या है, और ऐसे ही कुछ नंबर भी रहते हैं या कुछ भी रहते हैं नंबर? सेमीकोलन तो रहता ही है IPv6। हाँ, IPv6 में आपका सेमीकोलन रहेंगे और हेक्साडेसिमल नंबर्स रहेंगे, 8 ग्रुप ऑफ नंबर्स, ये 8 रहेंगे टोटल। तो ये IPv6 हो गया। IPv4 में 0 से लेकर 225 तक कुछ भी नंबर हो सकते हैं और उनका 4 ग्रुप रहेगा और उनके बीच में डॉट लगा हुआ रहेगा। तो ये IPv4 का रिप्रेजेंटेशन हो गया, नीचे वाला IPv6 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। इनके रिप्रेजेंटेशन को आपने याद रखना है ताकि इससे क्वेश्चन आप कर सको। सर IPv4 कहाँ यूज कर सकते हैं और IPv6 एक बार देखिए ये हम खुद से यूज नहीं करते हैं, आपके पास जो कंप्यूटर होगा उसका पहले से ही कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। तो जो IPv4 थे वो पुराने कंप्यूटर्स में यूज होते थे, वो उन कंप्यूटर के एड्रेस हुआ करते थे। लेकिन टाइम के साथ साथ क्या हुआ, IPv4 कंप्यूटर्स की संख्या बढ़ने लगी तो IPv4 जो है उसके जो नंबर्स हैं वो कम पड़ गए ज्यादा कंप्यूटर्स को डिनोट करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया आईपी एड्रेस सबका सेम होना चाहिए। तो इसीलिए फिर IPv6 ओरिजिन में आया और अभी IPv6 ही यूज होता है। मोस्टली IPv4 यूज होता था, बहुत जगह यूज भी हो रहा है, लेकिन जो एकदम नई मशीन्स है, नए फोन्स हैं, उनमें IPv6 भी अब हमें देखने को मिलता है। इसे हम खुद यूज नहीं करेंगे, हमारे कंप्यूटर का या फिर हमारे फोन के अंदर पहले से ही ये एड्रेस डला हुआ होगा। ठीक है सर, जैसे कि IPv4 है तो इसमें 4 है क्योंकि वो 4 सेटअप अप नंबर है, तो यहाँ पे IPv6 है तो हम लोग सेटअप 8 नंबर का कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों? ये जो IPv4 है ये इसलिए नहीं है कि 1 2 3 4 नंबर्स हैं इसमें। IPv4 इसलिए है क्योंकि ये इसका चौथा वर्जन है। इससे सबसे पहले IPv आया था, IPv2 आया था, फिर 3 आया था, फिर 4 आया था। अब ये 4 ही है जो हमारा बहुत ज्यादा फेमस हुआ, पिछले 10-15 सालों से यही चल रहा है। फिर IPv5 की जगह फिर सीधे 6 आया। ठीक है, यस। ठीक है। तो अब मैं फिर से आपको TCP और IP को एक बार बता देता हूँ। TCP के अकॉर्डिंग कोई भी आपको अगर मैसेज या फिर कोई भी फाइल शेयर करनी है इंटरनेट पे, तो उसको आपने छोटे छोटे पैकेट्स में आपका कंप्यूटर उसको डिवाइड करेगा और जहां पे भेजना है उस कंप्यूटर का एक IP एड्रेस होगा। उस IP एड्रेस की हेल्प से वो मैसेज आपके डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक जाएगा। इंटरनेट में कुछ भी ट्रांसफर करने के लिए ये 2 प्रोटोकॉल हमेशा यूज होती हैं। नेक्स्ट है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से भी 1-2 बार क्वेश्चन आया है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मतलब है, अब देखिए जो IP वाली प्रोटोकॉल थी और एक आपकी दूसरी प्रोटोकॉल थी, वो जस्ट मतलब कि कनेक्शन के काम में आती हैं, यानी कि वो जस्ट कनेक्शन बनाएंगी। उसके बाद अगर आप फोटो शेयर कर रहे हो तो उसकी अलग प्रोटोकॉल होगी, अगर आप ऑडियो शेयर कर रहे हो तो उसकी अलग प्रोटोकॉल होगी। तो इस प्रोटोकॉल का यूज होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल्स को कॉपी करने के लिए। आपने देखा होगा जब भी आप कभी अपने फोन को कनेक्ट करते हो अपने कंप्यूटर से, तो आपके फोन में ऑप्शन आते हैं 2-3 ऑप्शन, चार्ज ओनली, फाइल ट्रांसफर। अगर आप फाइल ट्रांसफर पे करते हो तो आपका जो मोबाइल है वो इस वाली प्रोटोकॉल को एक्टिवेट कर देता है। तो ये जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल्स को कॉपी करने के लिए यूज होता है या फिर फाइल्स को सेंड करने के लिए यूज होता है। अब ये फाइल्स आपकी मल्टीमीडिया फाइल्स हो सकती हैं, जैसे पिक्चर, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट फाइल हो सकती है जैसे MS वर्ड,
डॉक्यूमेंट हो सकता है, जैसे कि आपका कुछ भी पीडीएफ वगैरह। अगर हमने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल्स को सेंड करना है, फाइल्स को कॉपी करना है, तो उसके लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका यूज होता है। एक मिनट जस्ट। सर वो जो हैकर्स लोग होते हैं इसी को ही करते हैं क्या, मतलब पूरा डेटा आपका जो ले लेते हैं एफटीपी के थ्रू ही करते होंगे क्या? ओके, सॉरी, रिपीट करोगे आप अपना क्वेश्चन? सर कई बार कुछ ऐसे अननोन लिंक्स आते हैं ना, और उसकी मतलब हम जैसे ही उसको क्लिक करते हैं तो पूरा डेटा जो है वो जो हैकर्स है उनके पास चला जाता है, तो वो क्या एफटीपी का ही यूज करते हैं? स्पेशली एफटीपी का यूज नहीं करते, क्योंकि एफटीपी एक सिक्योर्ड प्रोटोकॉल है, पर वो प्रोटोकॉल का ही यूज करते हैं। हो सकता है कोई नई प्रोटोकॉल बनाए, तो मोस्टली यूज प्रोटोकॉल या फिर सॉफ्टवेयर ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब हाइपर टेक्स्ट पता है आप लोगों को, हाइपर टेक्स्ट को समझना थोड़ा सा जरूरी है आगे की कुछ चीजों के लिए भी। हाइपर टेक्स्ट से समझते हो आप लोग? हाँ सर, वो उसको जब हम कोई वेबसाइट या कुछ उसमें जाते हैं तब वो वहीं पर ही देखा है इसको एचटीटीपी। हाँ जी, वेरी गुड। और किसी को पता है हाइपर टेक्स्ट के बारे में? ठीक है, हाइपर टेक्स्ट हम किसे कहते हैं, इस चीज को लिख लीजिए और इस चीज को समझ लीजिए, क्योंकि तभी ये प्रोटोकॉल समझ में आएगी और तभी आगे की कुछ चीजें हैं जो इसी पे आपको समझ में आएंगी। हाइपर टेक्स्ट हम किसे कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट होता है जिसका यूज किया जाता है वेबसाइट बनाने के लिए, वेब पेज बनाने के लिए। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट होता है जिसका यूज किया जाता है आपका वेबसाइट बनाने के लिए या फिर वेब पेज बनाने के लिए। आपके इंटरनेट पे जो भी आपको वेब है, यूट्यूब दिखता है या फिर फेसबुक दिखता है, जो भी आपकी वेबसाइट बनी हुई है वो सारी की सारी हाइपर टेक्स्ट में बनी हुई है। अब ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इसके शब्दों से क्या समझ में आ रहा है आपको? जी ट्रांसफर मतलब वेबसाइट में जो भी कुछ ट्रांसफर करते होंगे मे बी। हाँ जी, देखिए, हाइपर टेक्स्ट का मतलब है जिनसे मिलके वेबसाइट या फिर वेब पेज बने हुए हैं। तो ऐसी प्रोटोकॉल जो कि वेबसाइट या फिर वेब पेज को ट्रांसफर कर रही है, एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर में किसी वेबसाइट या वेब पेज को ट्रांसफर कर रही है, उसे हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब आपने देखा होगा, आप कुछ भी वेबसाइट खोलते हो सबके आगे से HTTP लिखा हुआ होता है, देखा आप लोगों ने? आप फेसबुक ओपन करोगे तो HTTP स्लैश www। तो HTTP क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि HTTP प्रोटोकॉल वहां पे फेसबुक का वो जो वेब पेज है वो उनके कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में लेके आ रही है। समझ आया? यस सर। ठीक है, तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, हाइपर टेक्स्ट मतलब आपका वेब पेज को बनाने वाला टेक्स्ट। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब ऐसी प्रोटोकॉल जो वेब पेज को ट्रांसफर करती है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। अब आप जो भी वेबसाइट खोलोगे तो उस वेबसाइट को आपके कंप्यूटर तक ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज हो रही है उसे हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसीलिए हम जो भी वेबसाइट खोलते हैं उनके आगे से HTTP लिखा हुआ होता है। मींस वही प्रोटोकॉल आपकी हेल्प कर रही है उस वेबसाइट को आपके कंप्यूटर तक लेकर आने में। तो ये जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल थी, ये पहले यूज होती थी, लेकिन इसमें कुछ एक खामियां थी, यानी कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई वेबसाइट आ रही है तो हो सकता है उस वेबसाइट में कुछ रिस्क एलिमेंट हो। तो टाइम के साथ साथ उस प्रोटोकॉल को और ज्यादा सिक्योर्ड किया गया और उसका नया वर्जन हमारे सामने आया HTTPS, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अब ये सेम काम करती है लेकिन ये थोड़ा सा सिक्योर होती है, इसमें आपकी सेफ्टी थोड़ी सी ज्यादा होती है। नेक्स्ट है आपका टेलनेट। टेलनेट पे
शायद पिछली बार ही क्वेश्चन आया था, टेलनेट को हम रिमोट लॉगिन कहते हैं। रिमोट लॉगिन का मतलब ये है, एक जगह आपका कंप्यूटर रखा हुआ है, अगर इस कंप्यूटर को आपने किसी दूसरी जगह से चलाना है, यानी ऐसा नहीं कि इस कंप्यूटर से यहाँ पे कुछ फाइल लेके आनी है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपको इस पूरे के पूरे कंप्यूटर को अगर एक्सेस करना है तो उसे हम रिमोट लॉगिन कहते हैं। रिमोट लॉगिन यानी कि रिमोट का मतलब होता है दूर और लॉगिन का मतलब होता है किसी कंप्यूटर में एंटर करना। तो अगर आप दूर बैठ के किसी दूसरे कंप्यूटर का यूज कर रहे हो तो उसे हम रिमोट लॉगिन कहते हैं, और इस चीज को यूज करने के लिए आपके टेलनेट का यूज होता है। सर जैसे नॉर्मली ब्लूटूथ में जैसे डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर पूरा डेटा ट्रांसफर के लिए। हाँ, लेकिन ब्लूटूथ जैसे शॉर्ट डिस्टेंस है, ये जो आपका टेलनेट है ये इंटरनेट के ऊपर काम करेगा और एक कंप्यूटर को पूरी तरह से दूसरे कंप्यूटर के ऊपर खोल देगा। और नेक्स्ट है आपका गोफर। ये जो प्रोटोकॉल है, अब बहुत सारी ऐसी साइट होती हैं जो कि बहुत रिमोट साइट होती हैं। रिमोट साइट का मतलब, अब जैसे व्हाट्सएप है, जैसे फेसबुक है और यूट्यूब है, ये बहुत एक तरीके से फेमस साइट्स हैं, सबको इनके बारे में पता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी साइट हैं जो कि जिनके बारे में हमें पता नहीं है। तो ये जो गोफर प्रोटोकॉल है, ये रिमोट साइटों से डॉक्यूमेंट को खोजने और पुनः प्राप्त करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी कि अगर कोई जो साइट है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, अगर आपको ऐसी साइट से कुछ ढूंढना है और उसको अपने कंप्यूटर तक लेके आना है, उसके लिए गोफर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। इन साइट्स के अंदर जो भी रिसोर्सेज होंगे, जो भी संसाधन होंगे, ये उनकी एक लिस्ट आपको दे देगा और फिर उस लिस्ट में से जो आप सेलेक्ट करोगे वो कंटेंट आपके पास आ जाएगा। यानी कि ये आपका कंप्यूटर है और ये इंटरनेट में कोई वेबसाइट है जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता है। तो ये जो गोफर क्या है, गोफर क्या करेगा, इन अनपॉपुलर वेबसाइट से, रिमोट साइट से आपके कंप्यूटर तक डेटा को लेके आता है जो भी आप ढूंढते हो। नेक्स्ट है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसको स्टार मार्क कर लीजिए। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है ईमेल को भेजने के लिए। जब हम एक सिंपल ईमेल को भेजते हैं, यानी कि इसमें ना कोई फोटो रहेगी ना कोई वीडियो रहेगी, जस्ट एक टेक्स्ट मैसेज रहेगा। अगर आप एक टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हो तो उस टेक्स्ट मैसेज को भेजने के लिए जो हमारी प्रोटोकॉल यूज होती है उसे हम कहते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आउटगोइंग ईमेल भेजने और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिजाइन किया गया है। आपके कंप्यूटर से ईमेल भेजने के लिए ये आपकी हेल्प करती है। दूसरा है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब आपके कंप्यूटर से ईमेल भेजने के लिए SMTP यूज होती है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेकिन अगर किसी ने आपको मेल भेजा है तो उसको रिसीव करने के लिए और उसको डाउनलोड करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होगी उसे हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ईमेल को डाउनलोड और रिसीव करने में यूज होती है। तो SMTP और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल में डिफरेंस पता चला आप लोगों को? मतलब ये रिसीव कर रहे हैं और वो सेंड हाँ जी, वो सेंड करने में, ये रिसीव करने में। हाँ। उसके बाद एक और प्रोटोकॉल है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। तो ये अभी अभी कुछ टाइम पहले ही इनको इम्प्लीमेंट किया गया है मेल्स वगैरह में। देखिए ऊपर की जो दोनों प्रोटोकॉल हैं SMTP और दूसरी प्रोटोकॉल है POP, ये दोनों ही टेक्स्ट वाली ईमेल को भेजने और रिसीव करने में हेल्प करती है। लेकिन अगर आपने अभी गूगल मेल देखा होगा तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट भेजने की भी सुविधा रहती है, फोटोज भेजने की भी सुविधा रहती है। तो आपकी ईमेल के माध्यम से जो मल्टीमीडिया डेटा आप सेंड करते हो उस डेटा को सेंड करने में हेल्प करती है आपकी मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, यानी कि MIME। इसके थ्रू हम मेल के ऊपर कोई भी मल्टीमीडिया फाइल सेंड कर सकते हैं। समझ आया? हाँ जी, सिर्फ वो टेक्स्ट की थी और ये टेक्स्ट और उसके अलावा कोई फोटोग्राफ्स वगैरह सब कुछ।
हाँ जी, जो आप अटैचमेंट करते हो ना वो MIME के थ्रू ही होता है। तो ये आपकी फोन में भी सर प्रोटोकॉल। करते हैं, हाँ जी, फोन में भी सर जो अटैचमेंट करते हैं, सेंड करते हैं, वो भी ये जो यूज भी करते आप, हैं। हाँ जी, जीमेल में जो भी आप अटैचमेंट यूज करते हो वो सारा इसी में होगा। नेक्स्ट है टर्म्स सर रिलेटेड इसमें टू। हाँ रिसीविंग जी, एंड पे कोई और नहीं लगता क्या? जैसे उसमें पीओपी था, इसमें रिसीविंग एंड पे भी सेम ही चलता है? हाँ, इसमें रिसीविंग के लिए सेम ही चलेगा क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल है। आपकी सेंड से लेकर रिसीव करने से लेकर के सब में ये MIME ही यूज होगा अटैचमेंट के साथ। ओके सर। हाँ जी, नेक्स्ट है कुछ टर्म्स हैं और जिनके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेबसाइट। तो वेबसाइट यानी कि कलेक्शन ऑफ वेब पेज। वेब पेज का मतलब, अब ये थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीजें हैं, इनको डायरेक्ट इनकी डेफिनेशन समझना, इनकी डेफिनेशन लिखना थोड़ा सा मुश्किल है। ज्यादा सही रहेगा कि इन चीजों को समझो आप। तो वेबसाइट आपको पता है, वेबसाइट मतलब इंटरनेट के ऊपर जो भी वेब पेज का कलेक्शन है उसे हम वेबसाइट कहते हैं। और अगर हम वेब पेज की बात करें तो वेब पेज का मतलब एक सिंगल पेज का डॉक्यूमेंट। आप अगर फेसबुक का एक सिंपल पेज खोल रहे हो तो वो वेब पेज हो गया। लेकिन फेसबुक के अंदर बहुत सारे पेज आपने देखे होंगे। एक जगह आपकी प्रोफाइल का पेज होगा, दूसरी जगह आपके मैसेज का पेज होता है, तीसरी जगह नोटिफिकेशन का पेज होता है। तो एक रहेगा उसे हम वेब पेज कहेंगे। ये जो सिंगल वेब पेज होगा इसमें इंफॉर्मेशन होती है और ये इंफॉर्मेशन टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। एक वेब पेज को इमेजिन करने के लिए आप अपनी फेसबुक के जो टाइमलाइन है उसको इमेजिन कर सकते हो, वो एक वेब पेज हो गया। सिंगल पेज है पूरा का पूरा, उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर है। जो भी आपकी रिलेटिव की फोटो वगैरह दिखती है वो क्यों दिख रही है, क्योंकि इंफॉर्मेशन है उसमें। और ये जो आपका वेब पेज बनता है ये HTML फॉर्मेट में बनता है। HTML की फुल फॉर्म लिख लीजिए। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। इसीलिए मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि जो हमारा वेब पेज बनता है हाइपर टेक्स्ट में बनता है। तो वेब पेज को बनाने वाली जो लैंग्वेज है उसे कहते हैं HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये जो वेब पेज है आप लोगों को समझ में आ गया। वेब पेज का जो कलेक्शन होगा, जो ग्रुप ऑफ वेब पेज होंगे जो कि एक दूसरे से जुड़े होंगे, उसे हम वेबसाइट कहते हैं। जैसे कि आपकी फेसबुक की वेबसाइट हो गई, उसके अंदर बहुत सारे वेब पेज हो गए। अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया। एक हो गया आपकी फेसबुक की टाइमलाइन का वेब पेज, दूसरा हो गया आपको जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं उसका पेज, तीसरा हो गया आपके मैसेज का पेज। तो बहुत सारे पेज जब जुड़ते हैं आपस में तो उसे हम वेबसाइट कहते हैं। वेबसाइट कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाएगी? HTML। HTML, ठीक है। जब वेब पेज हमारा HTML में लिखा जा रहा है तो वेबसाइट भी HTML में ही लिखी जाएगी क्योंकि वो वेब पेज का ही कलेक्शन है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसे हम URL भी कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और बहुत जगह आपको ये यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर भी देखने को मिलेगा। मोस्टली जो इसका करेक्ट फॉर्म है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। लेकिन अगर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपने फिर यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर करना है। तो पहला जो प्रेफरेंस है वो इस पे रहेगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और अगर ये नहीं रहता है तो ये यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो देखिए बहुत सारी वेबसाइट बनी हुई है, आप अपनी खुद की भी एक वेबसाइट बना सकते हो। फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टा है, और भी बहुत सारी वेबसाइट है। हमारी गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट होती है, UGC नेट जिससे आप फॉर्म भरते हो उनकी अपनी एक वेबसाइट होती है। तो हमको जिस वेबसाइट पे जाना है उस वेबसाइट पे जाने के लिए उसका एक एड्रेस होना चाहिए। उसी एड्रेस को हम URL कहते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन। तो
एक ऐसा एड्रेस जो कि किसी वेबसाइट को हमें लोकेट करके दे रहा है, जो कि हमें किसी वेबसाइट तक पहुंचा रहा है। सिंपल शब्दों में वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसे हम यूआरएल कहते हैं। तो जितने भी वेबसाइट हैं सबका अपना एक यूआरएल होगा ताकि उन तक पहुंचा जा सके। अगर आपके पास फेसबुक का यूआरएल ही नहीं होता तो आप कैसे फेसबुक खोल पाते? तो सभी वेबसाइट पे जाने के लिए हमारे पास उनका एक एड्रेस होता है जिसे हम यूआरएल कहते हैं। आपको कंप्यूटर का एड्रेस का नाम क्या बताया था मैंने? जो आपके IP कंप्यूटर का IP आईपी एड्रेस, आईपी। हाँ जी, तो आपको आईपी एड्रेस और यूआरएल में कंफ्यूज नहीं होना है। यूआरएल है इंटरनेट के ऊपर जो हजारों वेबसाइट हैं उनका अपना अपना एड्रेस यूआरएल होता है। और वेबसाइट के अंदर भी मैंने आपको बताया कि जो आपकी वेबसाइट होगी उसके अंदर बहुत सारे पेज होंगे। इनको क्या कहा हमने? वेब पेज। वेबसाइट। वेबसाइट। की पूरी वेबसाइट हो गई और ये वेब पेज हो गए। तो जो हमारा यूआरएल होगा वो पूरी वेबसाइट का एक यूआरएल होता है और उसी यूआरएल के ऊपर थोड़ी थोड़ी चेंज करके हम इन वेब पेज के ऊपर जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक यूआरएल हो गया fp, बस मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, fp.com। ये आपका फेसबुक का यूआरएल हो गया। अब फेसबुक के ही यूआरएल में अगर आप अपनी टाइमलाइन पे जा रहे हो तो यहाँ पे स्लैश करके आपका टाइमलाइन लिखा आ जाएगा। अगर आप फेसबुक के अंदर अपने मैसेज देखना चाहते हो तो यहाँ पे स्लैश करके मैसेज आ जाएगा। तो जो यूआरएल होता है वो एक वेबसाइट का तो एड्रेस होता ही होता है, लेकिन उस वेबसाइट के अंदर जो वेब पेज हैं उनका भी अपना एड्रेस यूआरएल में लिखा हुआ होता है। तभी हम उस वेबसाइट के पर्टिकुलर वेब पेज तक पहुंचते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा सब लोग ध्यान देंगे। ये जो है ये एक यूआरएल है और यूआरएल के अंदर सभी चीजों की आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि सबके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एक आपका यूआरएल है। यूआरएल के अंदर जो आपका http जुड़ा जो http लिखा हुआ है ये आपकी प्रोटोकॉल है, यानी कि ये क्या काम करेगा, वेबसाइट को हमारे कंप्यूटर तक लेके आने में हेल्प करेगा। जो www लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं सब डोमेन। www की फुल फॉर्म बताएंगे आप लोग? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। हाँ जी, ये क्या डिनोट करता है? जो थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ वेबसाइट इंटरनेट के ऊपर है ये उन सबका कलेक्शन है वर्ल्ड वाइड वेब। तो www आपका हो गया सब डोमेन, यानी कि ये इंटरनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो एक्चुअल इंटरनेट है। उसके बाद आते हैं हम डोमेन नेम के ऊपर, जो आपका ये पूरा का पूरा आपका यूआरएल है। ठीक है, यूआरएल के ऊपर पहली ये प्रोटोकॉल हो गई। www को हम कहते हैं सब डोमेन। अब www से लेकर के ये जो आपका .com है इसके बीच का ये जो मेन एलिमेंट है इसे हम कहते हैं डोमेन नेम। अब ये सब वेबसाइट का अपना अलग अलग होता है। जैसे फेसबुक का फेसबुक है, आपके यूट्यूब का यूट्यूब है। तो ये जो बीच में मेन यहाँ पे नेम है इसे हम डोमेन नेम कहते हैं। डोमेन नेम के बाद डॉट लग के जो एक्सटेंशन जुड़ता है, जैसे यहाँ पे .com जुड़ा हुआ है, इसे कहते हैं टॉप लेवल डोमेन। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जो वेबसाइट का मेन नाम होगा उसे हम कहेंगे डोमेन नेम। डोमेन नेम से पहले जो www लगा होता है उसे कहते हैं सब डोमेन। डोमेन नेम के बाद .com .exe करके जो लगा हुआ होता है उसे हम कहते हैं टॉप लेवल डोमेन। अब जो आपका डोमेन नेम है और जो आपका टॉप लेवल डोमेन है ये दोनों मिलके बनाते हैं रूट डोमेन। तो मैं आपको अभी एक एग्जांपल दूंगा, उसमें से आपने मुझे रूट डोमेन बताना है। इसमें रूट डोमेन बताइए। रूट डोमेन yoga.org।
योगा है तीनों को सर। मिला के रूट डोमेन। yoga.org। हाँ जी, वेरी yoga.org। अब मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने फिर से एक एग्जांपल, ये नया एग्जांपल है। HTTP सबको पता है, ये प्रोटोकॉल है, ठीक है। www ये क्या हो गया आपका, सब डोमेन। सब डोमेन हो गया। जो योगा लिखा हुआ है बीच में, 2 डॉट के बीच में जो लिखा हुआ है वो आपका डोमेन डोमेन नेम। डोमेन नेम। और उसके बाद डॉट करके ये जो ORG लगा हुआ है, ये आपका टॉप लेवल डोमेन। लेवल टॉप हो गया। लेवल डोमेन। हाँ जी, अब आपका डोमेन नेम और टॉप लेवल डोमेन ये मिलके बनाते हैं आपका रूट डोमेन, ठीक है। आपको अगर रूट डोमेन सेलेक्ट करना है तो वो आपका yoga.org हो गया। तो प्रोटोकॉल के बारे में आपको पता है, सब डोमेन आपको पता है, वर्ल्ड वाइड वेब। डोमेन नेम के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हर वेबसाइट का अलग होगा। और टॉप लेवल डोमेन, तो जिस कैटेगरी की हमारी वेबसाइट होती है उस कैटेगरी का हमें टॉप लेवल डोमेन सेलेक्ट करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जो आपकी वेबसाइट है कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए है, जैसे अभी कोविड-19 आया था, तो आप उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, अवेयरनेस के लिए अगर आप वेबसाइट बना रहे हो, सूचना को शेयर करने के लिए अगर आप वेबसाइट बना रहे हो, तो उसके पीछे से हम .info लगाएंगे। अगर आप किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, कमर्शियल एक्टिविटी जानते हो आप लोग? यस सर, .com लगाएंगे उसमें। हाँ, कमर्शियल एक्टिविटी यानी कि कुछ भी अगर बिजनेस वगैरह करने के लिए आप वेबसाइट बना रहे हो तो उसके पीछे से .com लगेगा। तो जैसे आप लोग देखो, ये आपके जो youtube.com है, instagram.com है, इनके पीछे से .com लगा हुआ है क्योंकि ये सारे के सारे कमर्शियल काम के लिए बने हुए हैं, व्यापारिक काम के लिए बने हुए हैं। .gov, जो भी आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट मिलेगी उसके गवर्नमेंट के लिए। हाँ जी, .gov लिखा होगा। अगर कोई आपको शैक्षणिक संस्थान की वेबसाइट मिल रही है तो उसके पीछे .edu लिखा होगा, किसी स्कूल की वेबसाइट, किसी कॉलेज की वेबसाइट। अगर आपको आर्मी से रिलेटेड वेबसाइट मिल रही है तो आपको उसके पीछे से .mil देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपको किसी नेटवर्क की वेबसाइट मिल रही है, जैसे नेटवर्क होता है ना, कुछ लोग आपस में अपना एक नेटवर्क बना लेते हैं, किसी कंपनी का नेटवर्क हो सकता है। तो अगर नेटवर्क से जुड़ी हुई अगर कोई वेबसाइट है तो उसके पीछे से .net लगा हुआ होता है। UGC.net जो आता है। नहीं, वो तो नेट तो आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट वाला नेट हो गया। ये .net आपका नेटवर्क से नेट हो गया, ठीक है। यूजीसी नेट में जो आपका नेट आता है ना, वो आपके कौन से पार्ट में आता है? सर एजुकेशन में होना चाहिए। एजुकेशन। और नहीं, डोमेन में आता है, सब डोमेन में आता है, किस में आता है नेट आपका? डोमेन। डोमेन नेम में। डोमेन डोमेन नेम। नेम। आपका डोमेन नेम। डोमेन नेम में आपका नेट आता है। और यहाँ पे जो .net है ये आपका टॉप लेवल डोमेन में है, ठीक है। तो इसका मतलब है कोई भी अगर नेटवर्क से रिलेटेड कोई वेबसाइट है तो उसमें .net आएगा। .org कहाँ पे आएगा? ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल डोमेन। ऑर्गेनाइजेशन। फिर कमर्शियल है बट टॉप गवर्नमेंट नहीं है जो। डोमेन में सर। हाँ जी, जो भी आपके एनजीओ रहेंगे, आपके नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे, उसमें आपका .org आएगा। अब इन सारे डोमेन नेम के पीछे बहुत बार ये आपको कंट्री का रिप्रेजेंटेशन भी मिल जाएगा कि आखिर ये वेबसाइट है किस कंट्री की। जैसे आप अगर अमेजोन वगैरह खोलते हो तो अगर आप इंडिया का अमेजोन का वर्जन खोल रहे हो तो उसके पीछे आपको .in देखने को मिलेगा। तो वैसे ही हर कंट्री का अपना एक डोमेन नेम होता है। अगर किसी के पीछे .in लिखा हुआ है मतलब वो वेबसाइट इंडिया की है। .au ऑस्ट्रेलिया, .fr फ्रांस, .nz न्यूजीलैंड, .uk ये आपकी यूनाइटेड किंगडम होगी। तो इस तरीके से भी टॉप लेवल डोमेन सेलेक्ट किए जाते हैं।
सर गैर क्या है सर, उसका मीनिंग नहीं समझ पाया, बता दीजिएगा सर। किसका? ये गैर, जैसे बता रहे गैर लाभकारी गैर संगठन, ये लाभकारी, प्राइवेट समझेंगे क्या सर? देखिए एक आप कोई ग्रुप बनाते हो, है ना, अगर वो ग्रुप आप किसी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए बना रहे हो तो उसके पीछे से .com लगेगा। लेकिन अगर कोई ग्रुप बना रहे हो आप बिना अपने प्रॉफिट के लिए, तो उसे हम गैर लाभकारी संगठन कहते हैं। जैसे आपकी ये जो MDYA हो गई, ये भी आपकी गैर लाभकारी संगठन है, मतलब जो समाज सेवा के हिसाब से। हाँ, समाज सेवा वाला। कोई एनजीओ वगैरह वगैरह स्पेशल से। एनजीओ। हाँ, NGO वगैरह, ठीक है। यानी एनजीओ मुनाफा नहीं कमाती हो, ये ना सर? हाँ जी, ये एनजीओ यानी सोशल वर्क कोई भी संस्था करती हो, ट्रस्ट करती हो, लेकिन अपना मुनाफा नहीं कमाती हो। हाँ, उसे वो सारे .ऑर्गेनाइजेशन लगाते हैं वेबसाइट के पीछे। मुनाफा सर कमा सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ कमर्शियल मतलब पैसे कमाना नहीं होता है, ऐसा करते हैं। हाँ, और उनके क्योंकि एनजीओ में भी तो पैसा तो आता ही है सर, क्योंकि एनजीओ वगैरह में भी पैसा तो आता है। हाँ, वो नहीं, तो जरूरतमंदों को जो, ऐसा बोल सकते हैं, जरूरतमंदों को लाभ मिले, ऐसा हो सकता है ना, ऐसा प्लेटफॉर्म। हाँ, देखिए अब वो NGO हमारा टॉपिक है नहीं। NGO में जस्ट आपको समझ लेना है जिसमें कि वो अपने फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं। अब NGO की वर्किंग वगैरह जो भी होगी, लेकिन उनके पीछे से .org आएगा, .ऑर्गेनाइजेशन। जो आपका WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो भी एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई भी ऐसी संस्था जो कि कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर रही है, उसका कुछ और उद्देश्य है, तो वो आपका ऑर्गेनाइजेशन हो गया, संस्था, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट है वेब ब्राउजर। अब ये वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में बहुत बार आपका डिफरेंस आ जाता है। तो वेब ब्राउजर हम किसे कहते हैं? ये एक सॉफ्टवेयर होता है। तो कौन से सॉफ्टवेयर में आएगा? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएगा या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। वेरी गुड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? जनरल यूज या फिर आपका स्पेशल? जनरल सर, जनरल यूज। जनरल यूज, क्योंकि हर कोई इसका यूज जनरल करता है, यूटिलिटी ठीक है। तो वेब ब्राउजर जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमें इंटरनेट को एक्सेस करने की अनुमति देता है, यानी कि जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपने अपने फोन में जो गूगल क्रोम देखा होगा, या फिर जो आप अपने लैपटॉप में इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज करते हो, जो भी सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप इंटरनेट यूज करते हो, उसे हम वेब ब्राउजर कहते हैं। तो वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल ये आपको ध्यान रखने हैं: गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, यूसी ब्राउजर, ओपेरा और इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये आपका वेब ब्राउजर हो गया, ठीक है। वेब ब्राउजर आपको इंटरनेट यूज करने की फैसिलिटी दे रहा है। अब एक बार आपने अगर वेब ब्राउजर के थ्रू इंटरनेट को खोल लिया है, तो आप इंटरनेट में कुछ सर्च करोगे। देखिए वेब ब्राउजर के थ्रू आपने इंटरनेट को ओपन कर लिया है, लेकिन अब इंटरनेट में तो बहुत सारी वेबसाइट हैं। अब कौन सी वेबसाइट के अंदर आपको अपना मैटर मिलेगा, इसके लिए भी तो एक प्रोग्राम चाहिए ना, क्योंकि लगभग लाखों वेबसाइट हमारे पास हैं। उसमें से फॉर एग्जांपल आपको मस्कुलर सिस्टम के ऊपर कुछ डेटा चाहिए, मस्कुलर सिस्टम के ऊपर आपको असाइनमेंट प्रिपेयर करना है। इंटरनेट के ऊपर तो लाखों वेबसाइट हैं। अब कौन सी वेबसाइट के अंदर मस्कुलर सिस्टम के बारे में दिया हुआ है, ये आपको कौन सेलेक्ट करके देगा? तो उसे हम कहते हैं सर्च इंजन। सर्च इंजन यानी कि ऐसा प्रोग्राम जो इंटरनेट के असीमित डेटाबेस से यूजर के सवालों को खोजता है। यानी कि जो आपका इंटरनेट है वो तो लिमिटलेस है, बहुत बड़ा है, उसके अंदर लाखों वेबसाइट है। उसमें से जो हमारे काम की वेबसाइट है, जो हमारा क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड वेबसाइट को हमें लाकर जो प्रोग्राम देता है, उसे हम सर्च इंजन कहते हैं। तो सर्च इंजन की अगर हम बात करें तो कॉमन सर्च इंजन हो गए गूगल, बिंग, याहू, ask.com, AOL.com, बैडू, डकडकगो और इंटरनेट आर्चिव। इसमें से आपका गूगल, बिंग,
और याहू, ये तीनों थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, यानी कि पिछली बार जो क्वेश्चन आया था इन्हीं के ऊपर आया था। बाकी आपके सर्च इंजन है और उनका यूज भी बहुत होता है, लेकिन अभी तक उन पे क्वेश्चन नहीं आया है। तो सर्च इंजन और वेब ब्राउजर में डिफरेंस क्लियर है आपको? हाँ जी सर। यस जी सर, सर। बता देंगे प्लीज। ओके ठीक है, कौन रिपीट करेगा दोनों में डिफरेंस? सर वेब ब्राउजर में क्या है कि हम इंटरनेट को एक्सेस करने की वो हमें अनुमति देता है, और जो सर्च इंजन है वो इतनी सारे चीजों में से उसको लिमिट करके जो हमें हमारी इंफॉर्मेशन देता है वो सर्च इंजन है। हाँ जी, देखिए जैसे अभी ये जो मैंने ओपन किया हुआ है ये आपका गूगल क्रोम है, यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं। अब इंटरनेट को यूज करते समय इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट हैं, उन बहुत सारी वेबसाइट में से हमारे के काम का डेटा हमें ढूंढ के लाने वाला जो प्रोग्राम है उसे हम सर्च इंजन कहते हैं। समझ आया? जी सर, थैंक यू। जैसे सर मतलब आपका, वेब ब्राउजर के अंदर सर्च इंजन ऑटोमेटिकली वर्क करता है? हाँ जी बिल्कुल, ब्राउजर के ऊपर सर्च इंजन लगा हुआ होता है। जैसे आप अपने फोन का एग्जांपल लीजिए, आप गूगल क्रोम ओपन कर रहे हो, वो आपका वेब ब्राउजर हो गया, यानी कि उसके थ्रू हम इंटरनेट को यूज करेंगे। अब एक बार आपने वेब ब्राउजर खोल लिया तो उसके अंदर फिर आपको सर्च इंजन की हेल्प लगती है अपने काम का डेटा ढूंढने में। तो ये आपके वेब ब्राउजर, ये एक सॉफ्टवेयर हो गया, और सर्च इंजन एक प्रोग्राम हो गया। सर कहने का मतलब जैसे कि आपने वेब ब्राउज़र जो बोला है वो जैसे कि एक ऐप का नाम हो गया, है ना? और सर्च इंजन जो उसके अंदर जो चीज़ें होंगी वो सर्च करने के लिए, जैसे भी हमने कुछ चीज़ सर्च करनी है तो उसके अंदर जो चीज़ें हैं उसमें से सर्च करना। हाँ, जो आपका वेब ब्राउजर है, आपका वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर हो गया और सर्च इंजन उसके अंदर लगा हुआ रहता है, ताकि लाखों वेबसाइट में से हम अपनी वेबसाइट ढूंढ सकें, वो हमारा सर्च इंजन है। नेक्स्ट है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हम किसे कहते हैं? जैसे कि इसके नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है, एक ऐसी कंपनी जो कि आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है। जैसे आपकी जियो हो गई, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल, या फिर आप किसी कंपनी का वाईफाई यूज कर रहे हो, वो सारे के सारे आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गए। ठीक है, तो ये हमारा इंटरनेट से रिलेटेड कुछ टर्म्स कवर हो गए। इसके बाद हमारा ईमेल बचा हुआ है। ईमेल में भी हर बार 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं, जैसे सीसी, बीसीसीसी, इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमने जो चीजें डिस्कस की उसमें कोई क्वेश्चन है आपका? सर सर वो जो बताया ना HTTP यूआर एड्रेस जो बताया उसमें डोमेन नेम प्लस टॉप लेवल डोमेन मिलके रूट डोमेन होता है ना? हाँ जी, आपका ओके ओके। हाँ जी, वो टोटल आपका यूआरएल हो गया, उसको हमने डिवाइड किया। कोई और क्वेश्चन आपका? सर ये प्रोटोकॉल सब, जैसे कोई वेबसाइट भी बनाते हैं अपनी, प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली लग जाता है ना सर उसमें? हाँ, ये प्रोटोकॉल लगते हैं। नॉर्मली HTTP लगा हुआ होता है, HTTPS हमें खुद से लगाना होता है। और वैसे इनबिल्ट ही होते हैं सारे के सारे प्रोटोकॉल, मतलब पहले से ही फिक्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह में। सर मतलब जब हम एक्सेस करते हैं कोई भी वेबसाइट या कोई भी लिंक, तो मतलब हम मतलब कोई गलत लिंक को ना वो कर दें जिससे कि कोई फ्रॉड हो, उसके लिए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? उसके लिए बस आप यही कर सकते हो, आप ट्रस्टेड वेबसाइट ओपन कीजिए। जो भी ट्रस्टेड वेबसाइट है उनको ही आप ओपन करोगे, तो फिर आप ऐसे फ्रॉड वेबसाइट पे नहीं जाओगे। बाकी सर तो ऐसे, कैसे पता चलता है कि मतलब फ्रॉड है या नहीं है? कैसे मतलब उसके लिए कुछ पहचान हो?
उसके लिए एक एक तो आपका बेसिक नॉलेज ही काम करता है, जैसे विकिपीडिया हो गया, ये सारे ट्रस्टेड वेबसाइट हैं। आपका गूगल, आपका ये जो यूट्यूब वगैरह है, ये ट्रस्टेड वेबसाइट है। तो इनके ऊपर तो ऐसे कुछ भी सॉफ्टवेयर नहीं होते, वायरस वगैरह। जो आपकी ऐसी वेबसाइट है जो कि ट्रस्टेड नहीं है, उनके ऊपर हो सकते हैं। बाकी हमारे कंप्यूटर के ऊपर फायरवॉल लगा हुआ होता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। वो फायरवॉल ऐसी अनट्रस्टेड वेबसाइट से आने वाले जो भी वायरस वगैरह है उसको रोक देता है। सर क्योंकि घर पे अगर बच्चे भी यूज करते हैं ना, तो मतलब वो कभी कभी अनयूजुअल वेबसाइट पर मतलब हो जाता है, अ, मतलब एक्सेस करने लगते हैं। तो उसकी वजह से भी मतलब ये जो डेटा जो है वो शेयर की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं पूछ रही थी। हाँ देखिए, ऐसे एकदम मतलब वो जो फिशिंग वाले ईमेल्स हैं वो नॉर्मली वेबसाइट पे नहीं होते। मोस्टली वेबसाइट पे एडवेयर वगैरह ही होते हैं। एडवेयर वगैरह मतलब जो हमें बीच में एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं कोई भी। तो अगर आप नॉर्मल, आप ऐसे समझ सकते हो, गूगल के पहले पेज पे जितने भी वेबसाइट आ रही हैं वो लगभग सारी ट्रस्टेड वेबसाइट होती हैं। अगर आप गूगल सर्च के दूसरे तीसरे पेज पे जा रहे हो तब हो सकता है आपको कोई फ्रॉड वाली वेबसाइट मिल जाए, लेकिन गूगल के पहले जो पेज है उस पर मोस्टली सारी ट्रस्टेड वेबसाइट ही होती ओके। और सर इसमें HTTPS और HTTP इसमें भी कुछ रहता है क्या, डिफरेंस है। हाँ, पहचानने का? जो HTTP है या फिर HTTPS है, आपका उससे जो यूजर है उसको मोस्टली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग वेबसाइट बनाते हैं उसको फर्क पड़ता है HTTP या फिर HTTPS से। HTTP वो वेबसाइट को एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर में लाने में हेल्प करती है, उसी की हेल्प से वेबसाइट हमारे कंप्यूटर में खुलती है। HTTPS यानी कि सिक्योर्ड वे में वो वेबसाइट खुलेगी, उस वेबसाइट से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। मतलब HTTPS वाला मतलब मेनली यूज करना चाहिए। ज्यादा सिक्योर है, हाँ जी। सर जब कई बार सर्च करते हैं तो कोई वेबसाइट पे जाने के लिए आता है कि दिस वेबसाइट इज नॉट सिक्योर, तो फिर क्या वो उसमें एस नहीं होगा इसलिए बताता है या फिर कुछ और रीजन? हाँ, उसमें एस नहीं होगा इसीलिए बताता है। वहां पे आप एडवांस ऑप्शन करके उस वेबसाइट पे जा सकते हो। तो वो जो मैसेज आता है उसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि वो वेबसाइट के ऊपर कुछ फ्रॉड फिशिंग वगैरह के लिंक्स वगैरह है। इस चीज से उसका लिंक नहीं रहता है। वो जस्ट हमें ये बताता है कि ये सिक्योर्ड नहीं है। सर तो ये काम गूगल ही करता होगा? हाँ, ये आपका गूगल ही करता है। ठीक है, तो मेरे लैपटॉप का चार्ज भी अभी खत्म होने वाला है, तो अपनी आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। अगली क्लास में हम इंटरनेट की बाकी चीजें डिस्कस करेंगे, और लगभग कल हमारा जो आईटी है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। परसों की क्लास में हम फिर इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो अभी आप लोग, हाँ जी, सर नोट्स भेज दीजिए प्लीज। हाँ जी, नोट्स आपको नेटवर्किंग वाले मिल गए होंगे। एक्चुअली उनके माइंड से निकल गया था तो उन्होंने आज ही सेंड करा। ये वाले मैं आपको अभी